Hello student, welcome to my book Law channel. My name is Vikas Srivastava. Today we are going to complete the chapter 4 which we start the discussion distribution of ocean and continents. इसका एक पार्ट हाफ चैप्टर हम लोग कवर कर चुके थे. आज इसका पार्ट 2 हम कवर करेंगे. हम इस चैप्टर में प्लेट बाउंड्रीज वगैरह ये सब डिस्कशन कर चुके थे. कन्वर्जेंट प्लेन, डाइवर्जेंट प्लेन, यहाँ से डिस्कशन हमें स्टार्ट करना था. हम ये चीज देख चुके थे, पढ़ चुके थे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज. 3 तरीके की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं: डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म. ओके, तो सबसे पहले हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से स्टार्ट करते हैं. हालांकि इसके विषय में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा सा आपको प्रीवियस रिवाइज हो जाए. ये फिगर है, यहाँ पे आप इस तरीके से डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में समझ सकते हैं. अगर इसको हम 2 प्लेट कंसीडर करें इस तरीके से, जी ओसेनिकली तो स्फीयर कह सकते हैं, तो ये प्लेट इधर और ये प्लेट इधर, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रही है. तो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हुई. जहां पे 2 प्लेट आपस में मिलती हैं या जहां से अलग होती हैं उसको हम प्लेट बाउंड्री कहते हैं. अलग हो रही तो डाइवर्जेंट हो गई, आपस में मिलेंगी या सबडक्शन होगा तो कन्वर्जेंट हो जाएंगे. उसके बारे में हम और आगे भी देखते हैं. तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री वेयर न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट पुल अवे फ्रॉम ईच अदर. यहाँ पे क्या होगा, एक न्यू क्रस्ट जनरेट हो जाएगी क्योंकि ये प्लेट इधर खिसक जाएगी, ये प्लेट इधर खिसक जाएगी. तो यहाँ पे क्या होगा, एक न्यू क्रस्ट जनरेट हो जाएगी, नया एरिया या नया प्लेन आप कह सकते हैं. द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज इज मिड अटलांटिक रिज. मिड अटलांटिक रिज जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखा चुका हूं. मिड अटलांटिक रिज ये देखिए, ये है मिड अटलांटिक रिज. यहाँ पे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ जिसमें कि आपको समझ में आए. ये है मिड अटलांटिक रिज. ये ब्लैक कलर की से ये जो ड्रॉ हुई है ये है मिड अटलांटिक रिज. ओके, नाउ सो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि मिड अटलांटिक रिज, वहां पर क्या हो रही हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं और एक नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है. एट दिस द अमेरिकन प्लेट आर सेपरेटेड फ्रॉम द यूरेशियन प्लेट. जैसे कि वहां पे देखा है आपने कि अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, ये तीनों अलग हो रही हैं एक बड़ी प्लेट से. ये अमेरिकन प्लेट हो गई यहाँ पे, ये यूरेशियन प्लेट और ये अफ्रीकन प्लेट आप कह सकते हैं. ये क्योंकि ये प्लेट इधर सेपरेट हो जाएगी, ये यूरेशियन प्लेट यहाँ से सेपरेट हो जाएगी और ये अफ्रीकन प्लेट यहाँ पे आ जाएगी. ओके, नाउ आगे देखते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल. मिड अटलांटिक रिज हो गया, उसमें अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट तीनों ही अलग हो रही हैं एक बड़ी सी प्लेट से. नाउ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अभी तक हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पढ़ रहे थे, अब हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री समझते हैं क्या है. व्हेन द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डाइव्ड अंडर द अनदर. क्या होता है कि क्रस्ट डिस्ट्रॉयड हो जाती है. इस तरीके से अगर हम 2 प्लेट कंसीडर करें, एक प्लेट ऊपर और दूसरी प्लेट का क्या हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है दूसरे के नीचे. ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे इस तरीके से इसका सबडक्शन हो रहा है. ये एक ऊपर प्लेट है. ओके, ये इस तरीके से एक ऊपर प्लेट है और ये दूसरी प्लेट का सबडक्शन हो रहा है उसके नीचे. ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ से मैग्मा तैयार हो जाएगा. लोकेशन where the sinking of plate occur is called subduction zone. जहां पे सिंकिंग हो रही है, इस जगह पे सिंकिंग हो रही, तो इस जगह को हम क्या कहेंगे, सबडक्शन जोन. ओके, ये सबडक्शन जोन हो गया.
There are three ways in which convergence can occur. These are between oceanic and continent plate. हो सकता है ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में हो, जैसे कि ये आप कह सकते हैं, अगर इस प्लेट को हम कंसीडर करें तो ये ओशनिक प्लेट और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये प्लेट देखिए इस वाली प्लेट के नीचे जा रही है, ये हो गई ओशनिक प्लेट कंसीडर कर सकते हैं आप, और ये जो है ये कॉन्टिनेंट प्लेट। ठीक है, इस तरीके से सबडक्शन हो रहा है। नाउ बिटवीन द ओशनिक एंड कॉन्टिनेंट प्लेट्स हो सकता है कि टू ओशनिक प्लेट हो, कोई जरूरी नहीं कि एक कॉन्टिनेंट हो एक ओशनिक हो, दोनों ही हो सकता है ओशनिक प्लेट हो। अगर हम इसको भी ओशनिक प्लेट कंसीडर कर रहे हैं, ये भी ओशनिक प्लेट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये भी ओशनिक और ये भी ओशनिक, तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई। ओके, एक थर्ड कैटेगरी आ रही है जिसमें दोनों ही कॉन्टिनेंट प्लेट्स हैं, ये वाली भी कॉन्टिनेंट प्लेट्स और ये भी दोनों ही कॉन्टिनेंट प्लेट्स। इस तरीके से तीन कैटेगरी हमें देखने को मिलती है, एक तो ओशनिक हो गई, दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई, दोनों ही ओशनिक हो सकती या दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हो सकती है। नाउ थर्ड कैटेगरी आती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की, वेयर द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉय। अभी तक आपने देखा था एक जगह पे डिस्ट्रॉयड हो रहा था और एक जगह पे प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, ध्यान कीजिए कहां पे ये दोनों चीजें हो रही थी, एक जगह क्रस्ट बन रहा था, एक जगह क्रस्ट खत्म हो रहा था। एज द प्लेट स्लाइड हॉरिजेंटली पास्ट ईच अदर, एक दूसरे से हॉरिजेंटली पास्ट होती हैं, तो इस तरीके से या तो प्रोड्यूस होगा क्रस्ट या तो डिस्ट्रॉयड होगा। मगर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आर अ प्लेन ऑफ द सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशियनिक रीज। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इस तरीके से एक या तो ऊपर जा रही होगी और एक नीचे जा रही होगी, इस तरीके से परपेंडिकुलर। ठीक है, एज द इरप्शन डू नॉट, अभी तक हम हॉरिजॉन्टल देख रहे थे इस तरीके से। ठीक है, ये प्लेट बाउंड्री। अब हम क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर। एज इरप्शन डू नॉट टेक ऑल अलोंग द एंटायर क्रस्ट एट द सेम टाइम, there is a differential movement of the portion of the plate away from axis of the earth. There is differential movement, डिफरेंशियल मूवमेंट होगा डेफिनेटली, एक ऊपर जाएगी और एक नीचे आएगी, हो सकता है कि ये वाली ऊपर जाए ये नीचे आए। ओके, ऑफ द प्लेट अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये एक एक्सिस की तरफ आ सकती है और एक एक्सिस से दूर जा सकती है। ठीक है, इस तरीके से अर्थ ये एक्सिस हो सकता है कि एक दूर जाए और एक पास आए। Also the rotation of the earth has its effect on the separated block of the plate portion. हो सकता है कि इन जो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है या डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री है, दोनों में ये हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में या थर्ड कंडीशन में आल्सो, कि जो अर्थ का रोटेशन होता है, ये अगर हम अर्थ कंसीडर करें इस तरीके से, अगर रोटेशन होता है तो इट्स आल्सो इफेक्ट ऑन द प्लेट बाउंड्री। ओके, सेपरेटेड ब्लॉक ऑफ द प्लेट पोर्शन, जहां पे प्लेट पोर्शन है या प्लेट है और जहां पे वो दोनों एक दूसरे से सबमर्ज हो रही हैं या सेपरेट हो रही हैं, तो इस एक्टिविटीज पे या इस प्रोसेस पे अर्थ की रोटेशन की वजह से इन जगहों पे भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट ये देखिए, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, इस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ना कि हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल इस तरीके से हो गया, या तो डाइवर्ज हो रही होगी, ओके, या तो डाइवर्ज हो रही होगी इस तरीके से, या तो भी कन्वर्ज हो रही होगी इस तरीके से। ठीक है, मगर यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे क्या है, आगे पीछे मूवमेंट है इस तरीके से। ठीक है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, लिथोस्फीयर, उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर। ओके, नाउ रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट क्या होता है, the strip of normal and reverse magnetic field that parallel the mid-oceanic ridge helps scientists determine the rates of plate movement. जो मिड ओशियनिक रिज के बारे में हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं ये, ठीक है, ये है मिड ओशियनिक रिज। ओके, या ये कह सकते हैं जी
मिड ओशनिक रिज। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए दूसरे कलर से चाहे तो, ये नहीं चल रहा, हाँ ये हो सकता है, ये मिड ओशनिक रिज। ठीक है जी, ये पोर्शन यहाँ पे गैप है। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे मिड ओशनिक रिज? द स्ट्रिप ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रिप मिलेंगी मैग्नेटिक फील्ड की, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, नॉर्मल और रिवर्स कुछ भी हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दैट पैरेलल द मिड ओशनिक रिज, जो कि मिड ओशनिक रिज इस तरीके से, ये अगर माउंटेन्स एरिया है ये, और ये बीच में मिड ओशनिक रिज है, जो कि मिड ओशनिक रिज की क्या होगी, पैरेलल होती है इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे, अगर ये मिड ओशनिक रिज है, मिड ओशनिक रिज MOR कह सकते हैं। ओके, सो ये साइंटिस्ट को हेल्प करती है डिटरमाइन करने में रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट की यहाँ पे कितनी बार प्लेट का मूवमेंट हुआ है। ओके, ये हमें स्टेप बता दे, जैसे कि अगर ट्री का आपको एज पता करनी है कितने साल पुराना है, तो उसमें जो इस तरीके से सर्कल्स बने होते हैं, उनको काटने के बाद जो सर्कल्स नजर आते हैं उससे हम उसकी एज डिटरमाइन कर लेते हैं। उसी तरीके यहाँ से स्ट्रिप में, मैग्नेटिक स्ट्रिप से हम पता चल जाएगा कि इसका मूवमेंट कितनी बार हुआ है। ओके, द आर्कटिक रिज हैज अ स्लोएस्ट रेट, जहां पे आर्कटिक रिज का सबसे स्लोएस्ट रेट है, बहुत ही धीमे मूवमेंट किया है इन्होंने। एंड द ईस्ट पैसिफिक रिज नियर द ईस्टर्न आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक अबाउट 3400 किलोमीटर वेस्ट टू द चिली हैज द फास्टेस्ट रेट। वहीं ईस्ट पैसिफिक रिज नियर द ईस्टर्न आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक, इस तरीके से अगर हम यहाँ पे ये साउथ अमेरिका बनाते हैं, यहाँ पे चिली, ठीक है, तो वेस्ट ऑफ द चिली इस पोर्शन पे, यहाँ पे इस जगह पे, भाई ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो वेस्ट ऑफ द चिली हैज द फास्टेस्ट रेट, जहां पे जो प्लेट का मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रहा है अभी तक के, जो हमने इस पे रिसर्च करी है उससे ये पता चला है। नाउ फोर्स फॉर प्लेट मूवमेंट, हमने इतने सारे मूवमेंट पढ़ लिए, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, मगर ये रीजन डीपली हमने नहीं समझा अभी कि ये होते क्यों हैं। ओके, फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट, इनके पीछे कौन से फोर्स काम करते हैं जिसकी वजह से इन प्लेट्स का मूवमेंट होता है। एट द टाइम दैट वैगनर प्रपोज्ड हिज थ्योरी, साइंटिस्ट हुए वैगनर जिन्होंने इस पर एक थ्योरी प्रपोज की या दी। एट अ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट द अर्थ वाज सॉलिड मोशनलेस बॉडी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है, पे जब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिए थी, आई थी, तो उसके बेसिस पे ज्यादातर साइंटिस्ट का यह विश्वास हुआ, हम आज पहले पढ़ चुके हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं, अगर आपको डीपली अभी क्लियर हुई है तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, हाँ सेट है। ओके, नाउ नाउ सो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट अर्थ वाज सॉलिड मोशनलेस बॉडी। ज्यादातर उस समय के साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों का यह मानना था कि अर्थ वाज सॉलिड, सॉलिड थी अर्थ पूरी कंप्लीटली, जहां पे हम कोर पे लिक्विड की बात करते हैं वो भी नहीं, पूरी सॉलिड की बात कर रहे हैं वो, और मोशनलेस बॉडी जिसका कोई मूवमेंट नहीं होता था, मोशनलेस बॉडी थी। मतलब कि उस समय के साइंटिस्ट ये कहते हैं, ये बताते हैं जो हमें बुक्स वगैरह में या अन्य जगहों पे मिलता है। However, the concept of sea floor spreading and the unified theory of the plate tectonic, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है,
ठीक है, कॉन्टिनेंट अलग हुए और प्लेट टेक्टोनिक पे जहां पे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करते हैं। Emphasize that both the surface of the earth and the interior are not static and motionless but are dynamic. हम जब प्लेट टेक्टोनिक पे आते हैं तो वहां पे ये चीज हम और ज्यादा क्लियर समझ पाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अर्थ का इंटीरियर आर नॉट स्टैटिक, स्थिर नहीं है, मोशनलेस भी नहीं है, मतलब कि इसमें एक मूवमेंट है, बट आर डायनेमिक, ये भी घूमता रहता है। ओके, द साइकिल इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर टू जनरेट व्हाट साइंटिस्ट कॉल अ कन्वेक्शन सेल और अ कन्वेक्टिव फ्लो। ये साइकिल ऐसे ही चलती रही पीरियड ऑफ पीरियड, ओके, टू जनरेट व्हाट साइंटिस्ट कॉल अ कन्वेक्शन सेल, जिसको साइंटिस्ट ने कन्वेक्शन सेल कहा या कन्वेक्टिव फ्लो कहा। हीट विद इन द अर्थ कम्स फ्रॉम टू मेन सोर्स, और ये जो फोर्स की बात हम कर रहे हैं जिसकी वजह से प्लेट का मूवमेंट होता है, उसमें बहुत ज्यादा जो रोल प्ले करती है वो है हीट। ओके, विद इन द अर्थ कम्स फ्रॉम टू मेन सोर्स, और जो दो तरीकों से आती है। ओके, तरीकों से क्या कहें, दो सोर्सेस कह सकते हैं। ओके, एक तो रेडियो एक्टिव डिके, ओके, और एक रेजिडुअल हीट। एक तो रेडियो एक्टिव डिके हो गए, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो मिलते हैं अर्थ के अंदर, उनसे जो हीट जनरेट हुई, और रेजिडुअल हीट, रेजिडुअल हीट का मतलब हो गया जो बची कुची या जो मटेरियल है अंदर रिएक्शन चल रही है उनकी वजह से जो हीट जनरेट होती है। तो प्लेट बाउंड्री के मूवमेंट के दो कारण हो सकते हैं, और उसमें दो फोर्स बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक तो रेडियो एक्टिव डिके, ओके, उससे निकलने वाली हीट, और एक रेजिडुअल हीट जो अंदर मिनरल्स के रिएक्शन की वजह से बनती है। ठीक है, नाउ ये मेजर कॉज हैं किसी प्लेट के मूवमेंट के। मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, जो इंडियन प्लेट का मूवमेंट हुआ, अब ये चीज मेन आई यहाँ पे कि इंडियन प्लेट का मूवमेंट कैसे हुआ, कब स्टार्ट हुआ। अगर 170 मिलियन ईयर एगो की बात करें तो ये देखिए, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक साथ थे। ये मेडागास्कर, ये छोटा सा 162 मिलियन ईयर्स एगो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया ये सेपरेट हो गए, मेडागास्कर ये बीच में रहा। 135 मिलियन ईयर्स एगो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, वो पूरी तरीके से सेपरेट हो गया। ये मेडागास्कर, इंडिया, ये दोनों साथ में रहे हैं, अंटार्कटिका नीचे और ये ऑस्ट्रेलिया उसके बगल में। 100 मिलियन ईयर्स एगो इस पोर्शन से साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका ये दोनों सेपरेट हो गए। इंडिया और मेडागास्कर का मूवमेंट स्टार्ट हो गया नॉर्थ की तरफ, ये ऑस्ट्रेलिया, और इधर नीचे अंटार्कटिका। फिर हम बात करते हैं आगे, ठीक है, नियर अबाउट आप समझ सकते हैं 80 मिलियन ईयर एगो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका जो यहाँ पे सेपरेट हो चुके थे, अब यहाँ पे कंडीशन आई कि मेडागास्कर और इंडिया भी सेपरेट हो गए। ओके, फिर इस तरीके से मूवमेंट चलता रहा और आगे बढ़ा तो इंडिया नॉर्थ की तरफ, ये देखिए काफी हद तक काफी ऊपर आ गया, मेडागास्कर वहीं पे रहा, अफ्रीका यहाँ पे, और साउथ अमेरिका का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होना चला गया, और जो यहाँ पे आगे जाके किससे मीट करेगा, नॉर्थ अमेरिका से। ओके, ये है पूरा हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी, यू कैन से दैट। ओके, मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, अभी आपने फिगर देखा, थोड़ा सा इस पे फैक्ट देख लेते हैं। इंडियन प्लेट इंक्लूड पेनिसुलर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन, ये भी आपने देखा। द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयन फॉर्म ऑफ द नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट। ये जो आपने ये देखा है इंडिया, यहाँ पे ये पार्ट, यहाँ पे आपको हिमालय नहीं मिलेगा। जब ये मीट करेगी किससे, रशियन प्लेट से या एशियन प्लेट से आप कहें, ठीक है, तो यहाँ पे सबडक्शन होगा। सबडक्शन की वजह से ये प्लेट नीचे जाएगी और ये प्लेट ऊपर आएगी।
ऊपर आने की वजह से कई जगह पे हमें ये माउंटेन्स लाइक स्ट्रक्चर धीरे धीरे ऊपर उठने लगेंगे। ओके, यही हिमालय है। जो आज का हिमालय आप देखते हैं वो इसी इंसिडेंट की वजह से बना है। द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालय फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री। और जहाँ का जो सबडक्शन जोन है, इस तरीके से अगर इंडिया बना तो यहाँ के इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है जो काफी हद तक समतल है, और इधर का जो माउंटेन एरिया है, तो ये जब प्लेट सबडक्ट हुई नीचे और ये ऊपर आई तो क्या हुआ, यहाँ पे तो इस तरीके से माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनते चले गए, मगर ये जो सबडक्ट हुआ वहां पे एक प्लेन तैयार हो गया, जो कि आज काफी यूपी, एमपी, राजस्थान, ओके, ये सारा एरिया ये सब नॉर्दर्न प्लेन का है। ओके, नाउ द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयाज फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेन बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट। The eastern margin is a spreading site lying to the east of Australia in the form of oceanic ridge in South Pacific. The eastern margin is spreading site lying to the east to the Australia. क्या हुआ, ये जो ईस्टर्न साइड इस तरीके से, ठीक है जी, ये ऑस्ट्रेलिया और इधर जाता गया, और ये इस तरीके से, ये इंडियन प्लेट तो आप जान रहे हैं, ये इस तरीके से नॉर्दर्न डायरेक्शन में आती गई, lying to east of the Australia in the form of oceanic ridge. ओशनिक रिज जैसे कि अभी आपने मिड अटलांटिक वाली देखी ओशनिक रिज, इस तरीके से यहाँ पे बीच में ओशनिक रिज बनी जो कि बाद में सेपरेट होती गई। ईस्टर्न मार्जिन इज ए स्प्रेडिंग साइड लाइन टू ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ ओशनिक रिज इन साउथ पैसिफिक। ये सब साउथ पैसिफिक वगैरह एरिया बनेगा जाके जब ये ऑस्ट्रेलिया इधर हो जाएगा। तो फिगर में दिखाता हूँ आपको, ये ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया और ये पैसिफिक ओशन, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। काफी इसमें मैंने ठीक, ये तो इस तरीके से ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ओके, ये हो गया नॉर्थ पैसिफिक और ये हो गया साउथ पैसिफिक, और ये एक रिज क्रिएट हो गई जिसकी बात वो वहां पे कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये पैसिफिक प्लेट है, तो ये एक रिज क्रिएट हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड द अंटार्कटिक प्लेट इज आल्सो मार्क्ड बाय ओशनिक रिज। ये भी एक ओशनिक रिज के तौर पे ही क्रिएट हो जाती है। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इंडिया, ठीक है। तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये पूरी इंडो ऑस्ट्रेलियन है। यहाँ पे ये, यहाँ से ये अंटार्कटिका, ठीक है, ये यहाँ पे अंटार्कटिका प्लेट आपको मिल जाएगी। तो ये एक रिज क्रिएट हो गई यहाँ पर भी ना। इंडिया वॉज ए लार्ज आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया कोस्ट इन द वेस्ट वास्ट ओशन। हाँ, इस तरीके से काफी बड़े वास्ट ओशन में इस तरीके से एक लैंड था, ठीक है। इतना बड़ा ओशन है और ये एक लैंड है, एरिया है जो कि धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। Movement of Indian plate starts somewhere around 60 million years ago and continue for a long period of time. 60 million years ago के करीब ये इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हुआ इंडिया का। ये देखिए यहाँ पे 60 लिखा हुआ, छुप गया है ये। 60 मिलियन ईयर्स ago ये मूवमेंट इधर नॉर्थ की तरफ स्टार्ट हुआ, और इन्होंने ये चीज यहाँ पे मेंशन नहीं की है कि आज भी इंडियन प्लेट मूवमेंट कर रही है धीरे धीरे। इसी वजह से अभी रिसेंट में जो स्टडी हुई है उसमें हिमालय की हाइट या माउंट एवरेस्ट की हाइट थोड़ी बड़ी हुई मिली है, ओके। इसी वजह से, क्योंकि मूवमेंट अभी भी चल रहा है नॉर्दर्न डायरेक्शन की ओर, ओके। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। आपको अगर कुछ कमेंट हो या कुछ इसमें डिस्कशन करना हो या कुछ पूछना हो तो आप माई बुक लो के ऐप पे जाइए, वहां पे मैं आपको मिल जाऊंगा, उसमें आप मैसेज डालिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अब ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, ओके। चैप्टर नंबर 5,
रॉक्स एंड मिनरल्स। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर 5 रॉक्स एंड मिनरल्स। इस चैप्टर को भी सेम प्रोसीजर के तहत हम एक बार इसमें मेन जो मेजर हेडिंग्स है या मेजर टॉपिक्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। सब हेडिंग्स क्या हैं, मींस जो टॉपिक्स डिस्कशन होगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, रॉक्स एंड रॉक साइकिल। ये सारी चीजें जो रॉक्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेटेलिक रॉक्स हैं, नॉन मेटेलिक हैं, मिनरल्स हैं, रॉक साइकिल है, ये सारी चीजें वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर का। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जहां पे आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। The earth is composed of various kind of elements. These elements are in a solid form in the outer layer of earth and in hot and molten form in interior. अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो अर्थ के इंटीरियर की और डीप स्टडी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा अर्थ इज ए कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट। अर्थ जो बनी है बहुत सारे वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट से। ओके, सॉलिड फॉर्म इन आउटर लेयर, आपको आउटर लेयर पे मींस क्रस्ट पे तो इसकी सॉलिड फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मैं डॉट डॉट दिखा देता हूं, ये सॉलिड फॉर्म है। और उसके अंदर आपको कोर के आसपास मोल्टन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं दिखा देता हूं, जैसे कि मैं डिस्कशन कर चुका हूं प्रीवियस फिगर पे, जहां पे मैंने, अगर आपको और डीपली समझना है तो इसके प्रीवियस लेक्चर में ऐप पे जाकर आप देख सकते हैं, मैंने पूरे फिगर में समझाया है कहाँ पे मोल्टन है मटेरियल, कहाँ पे सॉलिड मटेरियल है, पी वेव्स कहाँ से पास होंगी, एस वेव कहाँ से पास होंगी, सारी चीजों का डिस्कशन किया गया है। About 98% of the total crust of the earth is composed of 8 element. 98% जो टोटल क्रस्ट है अर्थ की वो मेजरली 8 एलिमेंट से मिलकर बनी है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। इसी तरीके से स्टेज बाय स्टेज हमें अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स मिलते हैं, लेयर्स है डिफरेंट मटेरियल्स की। ठीक है, मैं सारी चीजें बता चुका हूँ स्ट्रक्चर, इंटीरियर स्ट्रक्चर में, अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर में कौन से लेवल पे किस तरीके की मिनरल्स मिलेगी। तो मेजर कौन कौन सी हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। एंड द रेस्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय टाइटेनियम। जो 2% बचा, 98% तो यहाँ पे कवर हो गया, जो 2% बचा उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, टाइटेनियम मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, सल्फर कार्बन मिलेगा, निकेल मिलेगा एंड अदर एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, हालांकि मैग्नीशियम ऊपर भी है और इनमें भी आएगा, माइनस में भी काफी कम क्वांटिटी में होगा। मिनरल्स इज ए नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर and the definite chemical composition and physical property. Mineral is naturally occurring organic in organic substance. जो मेजर टाइप है मिनरल्स का वो एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक, और उसी बेसिस पे उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर हैं। जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। एंड द definite chemical composition and physical property. एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है उनका और एक डेफिनेट ही फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये सारी चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कि केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मिनरल इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट लाइक, हो सकता है कि मिनरल जो बने हैं वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने हों, जैसे कि हो सकता है कि सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट एटसेट्रा। सिंगल भी हो सकते हैं, इनका कंपोजिशन भी हो सकता है। ओके, नाउ जैसे कि हमने हेडिंग पे देखा था कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम मिनरल्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म डिटरमाइंड बाय
इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्यूब। किसी भी मॉलिक्यूल्स क्यूब की इस तरीके से अगर हम बनाएं, ठीक है, मॉलिक्यूल क्यूब्स की एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, जो बाहर की है फॉर्म, इज डिटरमाइंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट, कि अंदर कंपोजिशन क्या है, अंदर मिनरल्स क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि बाहर का एक्सटर्नल क्रिस्टल कैसा होगा। ओके, ऑक्टेहेड्रॉन हो सकता है। ये कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि किस एंगल से ईच एटॉमिक एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि आपने बेसिक में पढ़ा होगा 9th-10th में केमिस्ट्री में। ठीक है, ऑक्टाहेड्रॉन हो सकते हैं, हेक्सागोनल हो सकते हैं, प्रिज्मी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये एटम किसी भी एंगल में आपस में जुड़े हो सकते हैं। जिस तरीके से ये जुड़े होंगे अंदर इंटरनली, वही उसी बेसिस पे बाहर का आउटर स्ट्रक्चर होगा मिनरल्स का। ओके, हो सकता हो क्लीवेज हो। क्लीवेज मीन टेंडेंसी टू ब्रेक इन ए गिवन डायरेक्शन। अगर हम किसी मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो वो उन्हीं जगहों से अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है जहां पे क्लीवेज मिलेंगे। क्लीवेज का मतलब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से गैप टाइप का कह सकते हैं। अगर सपोज दैट ये सर्कुलर बॉडी है और यहाँ पे इस तरीके से हमें कहीं पे ये गैप मिल जाता, तो अगर हम इसको किसी हथौड़े से तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये बेसिकली है, ये यहीं से ब्रेक होगा सबसे पहले, ये पार्ट इधर, ये पार्ट इधर। ओके, प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेस रिजल्ट ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट। और इस तरीके से ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा और वो प्लेन होगा, प्लेन सरफेस होगी। ठीक है, इस तरीके से ये और ये इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स मे क्लीव इन वन और मोर डायरेक्शन। अगर उसमें एक या एक से ज्यादा क्लीव है एंड एट एनी एंगल टू ईच अदर, तो हो सकता है कि वो जब आप किसी चीज से उसको तोड़ें तो वो कई सारे पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है, और ये ज्यादा चांसेस है कि जहां पे क्लीवेज है वहीं से वो ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, एक तो क्लीवेज वाली बात हो गई मिनरल्स में, मॉलिक्यूल्स में कह लें। एक फ्रैक्चर की बात हो गई। Internal molecular arrangement so complex, there are no plane of the molecule. The crystal will break in an irregular manner, not along plane of the cleavage. अगर क्रिस्टल शेप है तो वो इरेगुलर मैनर में अरेंज्ड है, कोई एक रेगुलर मैनर नहीं है। अगर जब आप उसको तोड़ेंगे तो हो सकता है कि वो कई सारे इरेगुलर मैनर वो टूट जाए, अलग अलग टुकड़ों के अलग अलग शेप हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले से बाउंड्री या क्लीवेज नहीं बनी हुई है, तो ये हो सकता है कि कहीं डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप में ये डिवाइड हो जाए। ठीक है, लस्टर क्या चीज होती है? लस्टर अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल विदाउट रिगार्ड टू कलर। ईच मिनरल्स हैज अ डिस्टिंक्टिव लस्टर। अलग अलग मटेरियल के मिनरल्स के लस्टर प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। लाइक अगर मेटेलिक है, ठीक है, सिल्की है या ग्लॉसी है, मीन्स चमकदार है, तो उसकी लस्टर अलग अलग हो सकती है। अपीयरेंस ऑफ मटेरियल विदाउट रिगार्डिंग टू कलर, ईच मिनरल्स हैज अ डिस्टिंक्टिव लस्टर। मेटेलिक के अलग लस्टर हो सकती है, सिल्की के अलग, ग्लॉसी के अलग। ग्लॉसी मीन्स चमकदार। कलर कैसे हो सकते हैं? सम मिनरल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर डिटरमाइंड बाय देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जिनका कलर इस बात पे डिटरमाइंड होता है, इस चीज से डिटरमाइंड होता है कि उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है। जैसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, एटम जिस तरीके से अरेंज्ड होंगे, वो मीन्स वो आगे रिजल्ट देगा उसके कलर को डिसाइड करने में। ओके, मैग्नेसाइट हो गया, एजुराइट हो गया, कैल्कोपाइराइट हो गया, ये सारी मिनरल्स। ओके, एंड सम मिनरल्स आर कलर्ड बाय इम्प्योरिटीज। कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जो कि इम्प्योरिटी की वजह से उनका कलर चेंज हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्योरिटीज
क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज पत्थर आपने कई बार देखे भी होंगे, जो अंगूठी वगैरह में ज्यादातर आपको देखने को मिल जाते हैं, सिल्वर की अंगूठी वगैरह में। ये किस कलर के हो सकते हैं? व्हाइट भी, ग्रीन भी, रेड भी, येलो भी, ब्लू भी, कई सारे कलर हो सकते हैं। इनका ये कलर वेरी क्यों कर रहा है? बिकॉज क्योंकि इनका जो इम्प्योरिटीज है, इनमें इम्प्योरिटीज मिक्स्ड है, ठीक है, एक मिनरल्स के साथ अदर मिनरल्स भी मिक्स है, तो इस वजह से उस मिनरल की वजह से इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, ये मेजर कॉज होता है। स्ट्रीक क्या है? कलर ऑफ ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल, ठीक है। अगर हम किसी मिनरल्स को, सॉलिड था, उसको हमने तोड़ा और उसको पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ब्रेक करके इस तरीके से पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके तोड़ तोड़ के, इट मे बी ऑफ द सेम कलर एज द मिनरल्स और मे बी डिफर। हाँ, अगर आप किसी पत्थर को तोड़िएगा कभी जो अंगूठी में लगा हो, जो ज्यादा कीमती ना हो, ठीक है, उसको तोड़ के देखिएगा, अगर वो ब्लू कलर का है मगर जब आप उसको तोड़ेंगे ना तो व्हाइट कलर का पाउडर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? या तो सेम कलर की बनेगा पाउडर या तो डिफर कलर का। सेम कलर का तो समझ में आती बात, मगर डिफर कलर का बनता है तो क्यों? मेलेसाइट इज ग्रीन, जैसे कि मेलेसाइट है, ये सब टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं, या आप पत्थर वगैरह, स्टोन वगैरह कह सकते, गिव्स ग्रीन स्ट्रीक। अगर मेलेसाइट को तोड़ेंगे जो कि ग्रीन कलर का होता है तो ग्रीन स्ट्रीक देगा। फ्लोराइट इज पर्पल और ग्रीन बट गिव्स व्हाइट स्ट्रीक। मगर अगर फ्लोराइट, वही पर्पल की बात मैं कर रहा हूं, अगर फ्लोराइट को अगर आप तोड़ेंगे जो कि पर्पल या ग्रीन कलर का हो तो वो व्हाइट स्ट्रीक देगा, मींस पाउडर जो बनेगा उसका व्हाइट बनेगा, ठीक है, ये चीजें हैं। अब ट्रांसपेरेंसी की बात कर लेते हैं। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे कि लाइट रेज पास थ्रू सो दैट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन प्लेन। कुछ ऐसे मीन्स मिनरल्स हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हैं, लाइट रेज पास थ्रू, जिनसे लाइट रेज पास हो जाती है, ग्लास हो सकता है, ठीक है, सो दैट द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन प्लेन। तो आपको ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देगा? एक सीधा सीधा प्लेन के तौर पे। ट्रांसलूसेंट हो सकता है, लाइट रे पास थ्रू बट विल गेट डिफ्यूज सो दैट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन। ट्रांसपेरेंट में लाइट रे सीधे सीधे आई और इस तरीके से पास हो गई। मगर ट्रांसलूसेंट में क्या हो सकता है? लाइट रेस पास तो हो जाएगी मगर हो सकता है कि नॉर्मल से दूर हट जाए या नॉर्मल की ओर झुके, ये दो चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे मिनरल्स को हम ट्रांसलूसेंट कहेंगे। ओपेक क्या? ओपेक से लाइट ही नहीं पास होगी। कोई ऐसे मिनरल जिनसे लाइट ही ना पास हो, ठीक है, वो ओपेक कहलाते हैं। ये बात हुई ट्रांसपेरेंसी की। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। पर्टिकुलरली अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, किसी भी मिनरल्स के अंदर एटम्स का एक अरेंजमेंट डिसाइड करेगा कि वो क्रिस्टल बनेगा जो कि फाइन होता है, मीडियम और कोरस ग्रेन्ड होते हैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल अगर उसको आप तोड़ेंगे तो वो, ये अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि अंदर के एटम्स का किस तरीके से अरेंजमेंट हुआ है। फाइब्रस हो सकते हैं, मींस सेपरेबल, डाइवर्जेंट, रेडिएटिंग, ये भी हो सकता है मिनरल्स, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स जो रेडिएट करते हैं। अगर आप उनको तोड़ने का या सेपरेट करने का प्रयास करेंगे तो सारे सेपरेबल है, मींस एक एक एलिमेंट अलग हो जाएगा, ओके। हार्डनेस, हाँ, हम एलिमेंट्स को उनकी हार्डनेस के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं, ओके। रिलेटिव रेजिस्टेंस बीइंग स्ट्रेच्ड, 10 मिनरल्स आर सिलेक्टेड टू मेजर द डिग्री ऑफ हार्डनेस फ्रॉम देयर। अगर हम 10 एलिमेंट्स को लें और उनको अरेंज करें तो वो इस टाइप से अरेंज होंगे, जैसे कि फिगर पे आप देख लीजिए। टाक को सबसे पहले हम रखते हैं हार्डनेस के मामले में, फिर हम जिप्सम को रखेंगे, फिर कैल्साइट, फिर फ्लोराइड, एप्टाइट, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, टोपाज,
कोरंडम एंड डायमंड। ठीक है, हम धीरे 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 हार्डनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले टाक, फिर जिप्सम, मीन्स सबसे भंगुर आप कह ले या इजी टू ब्रेक कह ले टाक, फिर उससे ऊपर जिप्सम आएगा, फिर कैल्काइट आएगा, फिर फ्लोराइड। हार्डनेस धीरे धीरे बढ़ रही है। टाइट आएगा, फल्सपार आएगा, क्वार्ट्ज होगा, टोपाज होगा, कोरंडम होगा और डायमंड होगा। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, नाउ मेटेलिक मिनरल्स, जैसे कि हमने हेडिंग्स पे देखा था, मेटेलिक मिनरल्स किनको कहते हैं? These minerals contain metal content, can be subdivided into 3 types. इनमें आपको मेटल मिलेगा। ठीक है, प्रीशियस मेटल हो सकते हैं, फेरस मेटल हो सकते हैं, नॉन फेरस मेटल हो सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। प्रीशियस मेटल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एसेट्रा, ये सब प्रीशियस मेटल की कैटेगरी में आएंगे। फेरस मेटल की कैटेगरी में क्या आएगा? आयरन एंड अदर मेटल, ऑफन मिक्स्ड विद आयरन टू फॉर्म वेरियस काइंड ऑफ स्टील। फेरस मेटल जो कि आयरन भी है मेजर, और अदर मेटल जिनमें आयरन मिक्स्ड हो, वो सब फेरस मेटल की कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि स्टील, फॉर्म द वेरियस काइंड ऑफ स्टील। नॉन फेरस मेटल में क्या क्या चीजें आएंगी? इंक्लूड मेटल्स लाइक कॉपर, इनमें आपको आयरन मिलेगा ही नहीं। लेड, जिंक, टिन, अल्युमिनियम, ये सारे नॉन फेरस एलिमेंट हैं, मिनरल्स कह रहे हैं आप। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या क्या चीजें आएंगी? दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल कंटेंट, इनमें मेटल होता ही नहीं है। जैसे कि सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। सीमेंट, जैसे कि जो आपके घरों में यूज होती है, ओके, ब्रिक्स को जोड़ने में घरों में यूज की जाती है, आपने देखा होगा। ये इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल। अभी तक हमने क्या बात करी थी? वॉल्केनो की प्रीवियस चैप्टर में बात करी, अर्थक्वेक की बात की, जो लावा बाहर आया है उसकी बात करी, और उसमें कई सारे मिनरल्स निकले हैं बाहर। अब उनमें उन्हीं मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इंटीरियर से लेकर आउटर सरफेस तक जितने भी मिनरल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, फिजिकल कंपोजिशन क्या है, ठीक है, या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि नॉन मेटेलिक्स में आप देख सकते हैं, ये सब नॉन मेटेलिक है। लाइमस्टोन, मार्बल जो आपको घरों में मिलेगा, ग्रेवल्स हो गए, छोटे छोटे नदी किनारे आपको मिलेंगे, हिल एरिया में आप जाएंगे तो क्ले मिल जाएगी और सैंड मिल जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें हैं। ना अब रॉक्स की बात कर लेते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और रॉक्स की बात कर लेते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। ओके, रॉक्स, जो अर्थ क्रस्ट बना है वो रॉक से मिलकर बना है। ठीक है, रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। रॉक क्या है? एक या एक से ज्यादा मिनरल्स से मिलकर बना है। ओके, हाँ, रॉक में भी हार्ड और सॉफ्ट एंड इन वेरिड कलर। रॉक, अगर आपने अभी तक ये समझा है कि रॉक केवल हार्ड होते हैं, तो ऐसा नहीं है। रॉक में भी हार्ड और सॉफ्ट, हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, इन वेरिड कलर, और कई तरीके के कलर में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेनाइट इज हार्ड, सोप स्टोन इज सॉफ्ट। ठीक है, अभी तक आपने क्या समझा है कि रॉक सिर्फ हार्ड होते हैं, तो ऐसा नहीं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये समझते होंगे कि रॉक्स केवल हार्ड होते हैं। अगर कोई चीज हार्ड है तो इसका मतलब रॉक, ठीक है, रॉक लाइक हार्ड। ठीक है, तो रॉक केवल हार्ड नहीं होते हैं, रॉक सॉफ्ट भी होते हैं। सोप स्टोन इज सॉफ्ट। अब वहीं पे कलर की बात करें तो गैब्रो इज ब्लैक, क्वार्टजाइट कैन बी मिल्की व्हाइट। गैब्रो जहां पे ब्लैक है, वहीं पे क्वार्टजाइट क्या है? मिल्की व्हाइट है। ओके, रॉक्स डू नॉट डेफिनिट कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स।
रॉक का अब कई तरीके की रॉक है, सबका एक जैसा कंपोजिशन तो हो नहीं सकता। देखिए कई अलग अलग कलर के भी दिख रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली इनका कंपोजिशन भी अलग अलग होगा। ओके, मिनरल्स अलग होंगे, फेल्डस्पार हो सकता है, क्वार्ट्ज हो सकता है, आर द मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड इन द रॉक। फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज सबसे कॉमन मिनरल्स हैं जो कि आपको रॉक्स में मिलेंगे। अगर ये रॉक है तो इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या मिल सकता है, क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार। ओके, नाउ पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ द रॉक। पेट्रोलॉजी, अगर हम रॉक की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड साइंस पे भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। पेट्रोलॉजी क्या होती है? पेट्रोलॉजी रॉक के बारे में हम जब स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसी साइंस को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। और जो उसको करेगा उसको हम पेट्रोलॉजिस्ट कहेंगे। ओके, स्टडी रॉक इन ऑल दियर एस्पेक्ट्स, मिनरल कंपोजिशन, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, origin, occurrence, alteration, relationship with other rock, between rock and landforms, rock and soil। ये क्या करते हैं? ऑल दियर एस्पेक्ट मिनरल कंपोजिशन, उनका टेक्सचर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ओरिजिन कब हुआ, ऑकरेंस कहाँ कहाँ है, अल्टरेशन उसके बाद क्या हुई, रिलेशनशिप क्या है अदर रॉक से, एक रॉक का, बिटवीन रॉक एंड लैंडफॉर्म्स, रॉक एंड सॉइल, ये रिलेशनशिप भी पता करते हैं। ज्योग्राफर रिक्वायर्ड बेसिक नॉलेज ऑफ रॉक, ज्योग्राफर को की जो जिनको हम ज्योग्राफर कहते हैं उनको क्या होती है, बेसिक नॉलेज होती है रॉक की, कि अगर ये एरिया एंशिएंट टाइम में इसकी हिस्ट्री ये थी, ये यहाँ से टूटकर बना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस तरीके की रॉक मिलती होगी। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इसमें बहुत सारे रॉक्स में, वेस्टर्न पार्ट ले लें अफ्रीका का और ईस्टर्न पार्ट साउथ अमेरिका का ले लें, तो काफी सिमिलरिटी देखने को मिलती, चाहे फॉसिल्स में हो और चाहे रॉक्स को लेकर हो या मिनरल्स को लेकर, फ्लोरा एंड फौना। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स, कई तरह की रॉक्स होती हैं, विच आर ग्रुप अंडर 3 फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन। दे आर इन द मोड ऑफ फॉर्मेशन, वो कैसे बनी है और किन कंपोजिशन से बनी है, इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको किस कैटेगरी, तीनों में से किस कैटेगरी पे रखा जाएगा। जैसे कि इग्निशियस रॉक, सॉलिडिफाइड फ्रॉम मैग्मा एंड लावा। इग्निशियस रॉक जो बनती है, मैग्मा तो अर्थ के अंदर होगा, लावा अर्थ सरफेस पे, तो जहां पर भी ये सॉलिड हो गया, इनका सॉलिडिफिकेशन हो गया, वहां पे हमें इग्निशियस रॉक देखने को मिलती है। ठीक है, ये एग्जांपल है इग्निशियस रॉक का। ओके, ये इग्निशियस रॉक का एग्जांपल है। ओके, आपको ब्लैकिश देखने को मिले क्योंकि ये काफी गर्म होती है। ओके, जब बना होगा तो डेफिनेटली जलता हुआ ही लावा के अंदर से मींस मटेरियल होता है लावा में, मैग्मा में भी वही सेम चीज होती है। उसी जगह पे अगर हम सेडिमेंट्री रॉक की बात करें, द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ द रॉक। ये सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनी है? कई सारे फ्रेगमेंटेड रॉक्स से, मतलब कई सारे इस तरीके से रॉक थे और इनसे टुकड़े छोटे 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 इस तरीके से टूटे और ये कंबाइन हो गए। कंबाइन होके क्या हुआ, एक रॉक बना दिया स्ट्रक्चर, इसी को हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ओके, एक्सोजेनियस प्रोसेस, एक्सोजेनियस का मतलब बाहर के, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे जितने भी प्रोसेस हो उसको हम एक्सोजेनियस प्रोसेस कहते हैं। इंटीरियर में अलग प्रोसेस होती है, बाहर वाली प्रोसेस को हम एक्सोजेनियस कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? फॉर्म्ड, इसको रफ कर देता हूं मैं, formed out of existing rock undergoing recrystallization। ये जो बनी है मेटामॉर्फिक रॉक, ये क्या हुआ है कि एग्जिस्टिंग रॉक का भी रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ, ठीक है, तब से जो उस तरह इस प्रोसेस से रॉक बनी उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। अभी मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ये है मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, जो कि आपको
घरों में अगर किसी के यहाँ पे पत्थर लगे हैं जमीन में, वहां मिल जाएगी। ये है सेडिमेंट्री रॉक। ये देखिए कई तरीके की, ये एक अलग रॉक हो गई, यहाँ पे ये अलग रॉक, किस तरीके से रेड कलर की अलग रॉक, ये अलग रॉक, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट रॉक के टुकड़ों से मिलकर बनती है ये सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट का मतलब ही आप समझते होंगे। ओके, तो इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब बात कर लेते हैं डीपली इग्निशियस रॉक के बारे में। As igneous rock form out of magma and lava from the interior of the earth, they are known as the primary rock. जो मैग्मा और लावा से मिलकर बनी है इग्निशियस रॉक, उनको भी हम, उसमें भी कैटेगरी है, वो प्राइमरी रॉक कहलाएंगी, ठीक है। द इग्निशियस रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल एंड सॉलिडिफाई। यस, व्हेन मैग्मा इज इन इट्स अपवर्ड मूवमेंट कूल्स एंड टर्न इनटू सॉलिड फॉर्म, इट इज कॉल्ड द इग्निशियस रॉक, ठीक है। When magma in its upward movement cools and turn into solid form, upward movement means ऊपर निकलता है, cool होता है, ठंडा होता है, turn into solid और solid में convert हो जाता है, forms it is called the igneous, इसको हम igneous rock कहते हैं। इस तरीके से बनती है। The process cooling and solidification can happen in the earth crust or on the surface of the earth। हो सकता है कि ये प्रोसेस अर्थ के क्रस्ट पे हो, इस तरीके से 100 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे, ठीक है। आप जानते हैं 100 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे आपको क्या मिलेगा, क्रस्ट मिलेगी जी। अब यहाँ पर भी सॉलिडिफिकेशन या कूलिंग हो सकती है, और यहाँ पर भी मीन्स अर्थ सरफेस पे भी, दोनों जगह कूलिंग हो सकती है। और दोनों भी जगह, किसी भी जगह कूलिंग होके मैग्मा या लावा से बनती है रॉक, उसको हम इग्निशियस रॉक कहते हैं।